डीएलएड मैथ सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर 6 अवर्गीकृत आंकड़ों, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे डीएलएड मैथ सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर 6 अवर्गीकृत आंकड़ों तथा बारंबारता से संबंधित चैप्टर है। उस चैप्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे कि आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, बारंबारता बंटन क्या होता है, टैली चिन्ह क्या होता है, क्लास लिमिट जो होता है वर्ग सीमा, उसकी निम्न सीमा क्या होती है, उच्च सीमा क्या होती है, वर्ग अंतराल क्या होता है, बारंबारता सारणी, आयत चित्र में हम लोग हिस्टोग्राम देखेंगे। और आयत चित्र के बारे में और डिटेल अगर जानना है तो हम उसका एक अलग वीडियो बनाए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप लोग वहाँ से देख करके एक हिस्टोग्राम वर्सेस बार ग्राफ है, उसको मैं बताया हूँ, तो उसमें आप लोग उसको देख करके इससे क्लियर हो जाएंगे। हिस्टोग्राम के बारे में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, बार ग्राफ के बारे में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब ये होता है कि जैसे आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है तो शुरू में रैंडमली आंकड़े होते हैं, जहाँ से मिला उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इकट्ठे किए गए आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। इनका कोई सुव्यवस्थित रूप नहीं होता है। जैसे एक क्लास के मान लीजिए 20 बच्चों का प्राप्तांक के आंकड़े इकट्ठे किए गए, जिसमें एक लड़का पाया है 14, 0, 10, 10, 14, कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 बच्चों का आंकड़ा मिल गया। अब ये देखिए, जैसे लग रहा है कि कोई व्यवस्था नहीं है, बस एक पहले बच्चे का 14, दूसरे का 0, तीसरे का 5, चौथे का 6, इस तरह से करके इकट्ठा कर लिया गया। अब जब इस आंकड़ों को व्यवस्थित करना होता है, व्यवस्थित का मतलब कि सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही या अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद जब आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे तो इसका मतलब कि अब हम इसको व्यवस्थित करने की तरफ चल रहे हैं। जब अवर्गीकृत आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कितने लड़के 0 पाए हैं, कितने लड़के 24 पाए हैं, कितने लड़के 25 पाए हैं, एक व्यवस्थित रूप बना दिया जाता है। तो उसको हम कहते हैं बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लिखने को ही बारंबारता बंटन कहा जाता है। तो ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़े, जो किसी भी तरह से इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उसको जब व्यवस्थित करके आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्रदर्शित किया जाता है तो उसे बारंबारता बंटन कहते हैं। अब बारंबारता बंटन के लिए उसको प्रदर्शित करने के लिए कई नियम हैं, कई रूप हैं, कई विधियों से उसको प्रदर्शित किया जाता है। मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स, इसको हम लोग देख लेते हैं। टैली मार्क्स को प्रदर्शित करने के लिए भी दो तरह से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। पहले जो हम लोग टेबल बनाएंगे, यानी कि बारंबारता बंटन का जो टेबल बनाएंगे, उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं पद बारंबारता, उसका टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे। पद बारंबारता में इसमें देखिए 0 है, 5 है, 6 है, इस तरह से पद हैं, यहाँ पर हमने बनाया है। अब उसमें गिन करके देख लेते हैं कि 0 कितनी बार है, तो 0 जो है एक बार है, ये हो गया। फिर 5 भी एक ही बार है, ये भी लिख दिया। 6 ये भी एक बार है। उसके बाद 6 के बाद
9 एक बार, 10 1 यहाँ से करें 1 2 3 3, फिर 14 एक बार में, फिर 15 एक, 16 एक यहाँ है, एक ही है, फिर 18 देखिए ऊपर नहीं है, नीचे एक ही जगह है, फिर 19 यहाँ ऊपर एक ही है, फिर 20 ये भी एक ही है, 24 1 2 3 4 5, ये 5 है, और 25 1 2, इसके बाद ये देख लीजिए जैसे 20 छात्रों का था ना, तो देखिए कि इसमें 20 छात्र है, 20 टोटल आ रहा है कि नहीं। 4 3 7 8 9 10 11 12 13 और 5 18 20, ये 20 हो गया। इसका मतलब कि ये जो इनकी आवृत्ति है, जो बारंबारता है, वो सही है। तो अब इसका टैली मार्क्स बनाना है, तो एक के लिए एक खड़ी पाई, इसमें भी एक खड़ी पाई, इसमें भी एक खड़ी पाई, इसमें भी, इसे 3 के लिए 1 2 3, फिर यहाँ पर सब 1 1 1 1 1 1 हो गया। 5 के लिए देखिए, 5 के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, और 5 के लिए हम ऐसा पीछा इसको काटते हुए खींच देते हैं यहाँ पर, ये 5 हो गया। 2 के लिए 2 खड़ी पाई। तो ये हो गया पद बारंबारता, उसके बाद बारंबारता का टैली मार्क्स। अब देख लेते हैं यहाँ पर मिलान चिन्ह जो है वर्ग अंतराल के आधार पर, वर्ग अंतराल के आधार पर। ये पदों के आधार पर था, तो यहाँ पर हम कर देंगे वर्ग अंतराल, बारंबारता और टैली मार्क्स। टैली मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे वर्ग अंतराल लेने के लिए, वर्ग अंतराल में हम क्या करते हैं ना, कि एक ऐसा अंतराल या एक ऐसा परिसर चुनते हैं जिसमें आंकड़े आराम से उसमें आ जाए। तो यहाँ पर हम जैसे देखिए, सबसे छोटा आंकड़ा 0 है, फिर उसके बाद 5 6 है, तो हम एक अंतराल 0 से 5 का लेकर के चल रहे हैं। फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, ठीक है। अब देखेंगे कि 0 से 5 के बीच में कौन कौन से आंकड़े इसमें आ रहे हैं। तो 0 से 5 का मतलब 0 भी लेंगे, तो ये यहाँ पे टोटल हो गया 20। अब इसका टैली मार्क्स बनाना है। 1 के लिए 1, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, इस 4 के लिए भी 4 लाइन, और 8 के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बनाते हैं टैली मार्क्स। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें यहाँ पर देखिए जो अंतराल है, जो वर्ग अंतराल हमने लिया है, जो वर्ग, इसको वर्ग सीमा बोलते हैं, इसको वर्ग सीमा बोलते हैं। जैसे 0 से 5 हमने लिया ना, तो ये वर्ग सीमा हो गया 0 से लेकर 5 तक, और ये इसको कहते हैं निम्न सीमा। ये निम्न सीमा है, और ये उच्च सीमा। अपर लिमिट, लोअर लिमिट। और 0 से 5 0
और ये देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन में आता है कि बारंबारता सारणी बनाइए, बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी का मतलब ये हुआ कि कौन सा पद कितनी बार आया है, उसको व्यवस्थित रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पद को ही हमने कितनी बार आया है वो लिख दिया है, तो ये भी एक तरह से बारंबारता सारणी हो गई। और यहाँ पे वर्ग अंतराल लेकर के भी हमने देखा कि 0 से 5 के बीच में कौन कौन से पद आ रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 5 से 10 के बीच में कितनी है। तो इस तरह से भी जो ये बारंबारता का सारणी बनाए हैं, इसको कहते हैं बारंबारता सारणी। और बारंबारता को अब से दिखाते हैं। तो ये हो गया मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क्स, पद के आधार पर, वर्ग अंतराल के आधार पर। वर्ग अंतराल में 0 से 5 के बीच का जो अंतराल है उसको वर्ग अंतराल कहेंगे। सबसे छोटा जो है संख्या उसको निम्न सीमा, बड़ी वाले को उच्च सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आयत चित्र। आइए अब देखते हैं आयत चित्र। आयत चित्र सांख्यिकी में आयत चित्र का मतलब होता है कि ग्राफ पेपर पर ग्राफी निरूपण इसको कहा जाता है, ग्राफी निरूपण होता है। तो ग्राफी निरूपण में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्षों को लेकर के ही निरूपण हम करते हैं। तो जो एक्स अक्ष होता है उसमें हमेशा हम वर्ग अंतराल को लेते हैं, हमेशा वर्ग अंतराल को लेते हैं। और वाई अक्ष पर हमेशा हम बारंबारता को लेते हैं। ये हमेशा, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब आयत चित्र भी दो प्रकार का, पहला दंड आरेख, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। और दूसरा है आयत आलेख। आयत आलेख या इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। तो इन दोनों को हम ग्राफ पेपर पे ही खींचेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा आयत चित्र। आयत चित्र है हमेशा ग्राफ पेपर पे खींचा जाता है, इसीलिए इसको ग्राफी निरूपण भी कहते हैं। आयत चित्र दो प्रकार का होता है, एक को हम कहेंगे दंड आरेख यानी बार ग्राफ, दूसरा आयत आलेख यानी हिस्टोग्राम। आयत चित्र को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक प्रश्न को हल करने में 25 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय सेकेंडों में जो कि है इस प्रकार है। किसी ने उसको 16 सेकंड में हल किया, किसी ने 20 सेकंड में, किसी ने जो है 58 सेकंड में, किसी ने 60 सेकंड में। तो पहला क्वेश्चन है कि 10 सेकंड की वर्गमाप लेकर इन आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी बनाइए। 10-10 सेकंड का वर्ग अंतराल लेना है, वर्गमाप लेना है और उससे एक बारंबारता सारणी बनानी है। तो चलिए पहले उसी को बना लेते हैं, बारंबारता सारणी। वर्ग अंतराल, अच्छा देखिए, वर्ग अंतराल 10-10 का कर रहा है, तो अगर हम 0 से शुरू करें, 0 से 10 लेना चाहें, तो क्या 0 से 10 के बीच में कोई संख्या है इसमें? नहीं है। तो हम लोग 10 से 20 के बीच में लेंगे। 10 से 20 के बीच में हमको 16 मिल जाएगा। तो 10 से 20 वर्ग अंतराल ले लेंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये देखिए, इसमें एक परास शब्द आता है, परास, रेंज जिसको बोलते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं ना कि किसने सबसे अधिक समय लिया, तो सबसे अधिक समय है 64। अच्छा, इसमें 60 से 70 भी जाएगा, हम 60 तक देख रहे थे, यहाँ 64 है तो 60 से 70 भी जाएगा। तो जो सबसे अधिक है, जैसे 64, प्रेक्षण में जो सबसे अधिक मान है 64 और सबसे कम मान 16, इसको घटा देंगे तो जो मान आएगा उसी को हम परास या रेंज कहते हैं। अधिकतम प्रेक्षण, अधिकतम मान, प्रेक्षण का अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, उसमें जो घटाएंगे जो अंतर आएगा उसी को परास या रेंज कहते हैं। तो देखिए,
परास या रेंज और वर्ग अंतराल में अंतर है। वर्ग अंतराल हम छोटे छोटे करके लेते हैं और इसमें क्या होता है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर होता है। तो चलिए, इसमें आरोही क्रम दिया है, बस केवल एक इसको ध्यान देना है कि 20 इधर है। तो 10 से 20 के बीच में कितनी संख्या है, 1। 20 को हम लेंगे, 20 को जो है 20 से 30 के बीच में लेंगे, तो 16 1 या इसका बारंबारता हो गया 1। और 20 से 30 में 20 को भी लेंगे, 20 1 2 3 4, बस 30 को छोड़ देंगे, यहाँ हो गया 4। 30 से 40 के बीच में 30 लेंगे, 30 1 2 3 4, ये भी 4, 40 को छोड़ेंगे। फिर 40 से 50 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 50 को छोड़ देंगे, यहाँ हो गया 8। फिर 50 से लेंगे, अच्छा ये यहाँ पर एक गड़बड़ाएगा ना, एक 20 यहाँ पे देखिए, हम कह रहे थे ध्यान देना है। तो 20 से 30 में कितना किए थे, 4 ना, तो 20 से 30 में 1 2 3 4 और एक यहाँ भी है 20, ये हो गया 5। और 50 से 60 में 1 2 3 4 और एक यहाँ पे देखिए है 52, 5। और 60 से 70 में 1 2, टोटल देखिए, टोटल कितना आ रहा है, 6 4 10 8 18 तो 20 25, 25 छात्रों का परीक्षण मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया बारंबारता सारणी, बारंबारता बंटन सारणी हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस बारंबारता बंटन को प्रदर्शित करने के लिए एक आयत चित्र बनाइए, एक हिस्टोग्राम बनाने के लिए कह रहा है, जो कि ग्राफ पेपर पर बनेगा। तो मैं ग्राफ पेपर लिया हूँ। ये जो प्रेक्षण है, अब इसको हम बार बार पलटेंगे, तो इसको हमने इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, 1 5 4 1 5 4 8 5 8 5 और ये 60 से 70 भी है, इसमें है 2, योग 25 है। तो ये एक्स एक्स पे वर्ग अंतराल हमारा 10 से 20 है। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10, तो हम 10 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर 20 30 40 50 60 70, एक बढ़ा करके लिख दीजिए 80, नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ा कर लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद ये देखिए बारंबारता जो है 1 5 4 8 5 2 8 तक अधिकतम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक एक कर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कुछ अलग होता तो उसको हम एक पैमाना मान लेते, चाहे 2 4 6 8 10 लिख देते, या 5 10 15 20 25 30 ऐसे करके लिख देते, अपने सुविधानुसार जैसे होता। तो चलिए अब देखते हैं वर्ग अंतराल 10 से 20 की बारंबारता कितनी है। 10 से 20 की बारंबारता 1 है, यानी कि यहाँ पर हम दोनों ऐसे खींच देंगे इसको, इसको से मिला दीजिए। आयत चित्र बारंबारता के समानुपाती होता है। वर्ग अंतराल तो देखिए 10 से 20 के बीच में ही रहेगा। इधर अगर के बारंबारता बढ़ती है तो इस आयत का क्षेत्रफल, ये देखिए पूरा क्षेत्रफल होगा, ये पूरा जो है आयत चित्र जो है ना, बारंबारता बंटन का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। तो जैसे जैसे बारंबारता बढ़ाएंगे आयत का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होता है। तो चलिए वो तो अलग की बात है। फिर उसके बाद 20 से 30 में 5 है, 20 से 30 में 5 है, यहाँ ले लेते हैं। इसको मिला दिया, ये हो गया। फिर उसके बाद 30 से 40 के बीच में 4 है, 4 का मतलब यहाँ, तो यहाँ पर खींच दीजिए, ये हो गया। फिर 40 से 50 में 8 है, 8 यहाँ पर है, 8 हो गया। उसके बाद 50 से 60 के बीच में 5 है यहाँ पर, और 60 से 70 के बीच में 2 है, 2 यहाँ पर है। तो इस तरह से दिए गए आंकड़ों का बारंबारता बंटन बनाया
और बारंबारता बंटन के आधार पर ये आयत चित्र बना। तो ये हो गया आयत चित्र। अगला टॉपिक है दंड आरेख, बार डायग्राम या बार ग्राफ। हालांकि ये पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन हम पेपर देख रहे थे तो उसमें किसी साल में आया है, तो हम सोचे इसको बता देते हैं। क्वेश्चन ने लिया है हमने, किसी फैक्ट्री के 340 श्रमिकों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी के अनुसार दी है। इसमें एक दंड आरेख खींचिए। ये जो डाटा दिया हुआ है वर्ग अंतराल यानी आय जो है, एक दिन 340 श्रमिकों की दैनिक आय यानी एक दिन जो है 100 रुपये से 125 रुपये पाने वाले 20 मजदूर, 125 से 150 रुपये पाने वाले 20 मजदूर, इसी तरह से 200 से 225 रुपये वाले 40 मजदूर हैं। अब इस डाटा के आधार पर एक दंड आरेख खींचना है। तो इसमें कुछ करना है नहीं, कुछ अलग से कॉलम बनाना नहीं है। तो हमने एक कॉलम इसको ऐसे कर लिया। ऐसा इसलिए किया कि जब हम बार ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पर तो इसको पलटना नहीं पड़ेगा। तो ये है 100 से 125 इस तरह से करके दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे ग्राफ इसका खींचना है। देखिए, दंड आरेख जब हम खींचेंगे तो इधर तो वर्ग अंतराल लेना है और इधर बारंबारता लेना है, ये तो फिक्स है। आयत चित्र और दंड आरेख में एक अंतर ये है कि आयत चित्र सब सटे हुए रहते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, एक समान अंतराल देकर के इसको हम एक आयत के बाद दूसरे आयत में एक अंतराल दे देंगे और वह अंतराल सभी आयतों में समान रूप से होगा। तो कैसे होगा इसको बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर आएगा। तो देखिए, वर्ग अंतराल जो है 100 से 100, नीचे लिख देते हैं 100 से 125। फिर यहाँ से यहाँ तक इस कॉलम को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 125 से 150, फिर 150 से 175, फिर 175 से 200 और 200 से 225 तक, ऐसे। अब बारंबारता के लिए, बारंबारता में देखिए ये सब 20 के गुणक हैं, तो 20 से ले लेते हैं। 20, 40, 160 लिख दीजिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अच्छा, अब हम ले लेते हैं 100 से 125 की बारंबारता 20 है, तो 100 से 125 की बारंबारता 20 यहाँ पे ले लेंगे। ये इसके सीध में इसको खींच देते हैं। ये हो गया। अब इस कॉलम को छोड़ देंगे, छोड़ करके 125 से 150 के लिए फिर से 20, यानी अब यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया। अब फिर इस कॉलम को छोड़ेंगे, अब यहाँ से लेंगे तो यहाँ है 150 से 175, 150 से 175 में 120 है, 120 का मतलब कि जाएगा यहाँ तक। ये छोड़ेंगे ना, यहाँ लेंगे, ये हो गया। फिर ये कॉलम छोड़ेंगे, अब 175 से 200, 175 से 200 140 है, यानी यहाँ तक। ये ऐसे हो गया। और फिर लास्ट है, एक कॉलम छोड़ेंगे, एक अंतराल छोड़ देंगे, तो 200 से 225 कितना है, 40 है। 40 का मतलब यहाँ तक, इसको खींच देंगे। ये हो गया। अब इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसको आप कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कलर कर दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। तो ये हो गया दंड आरेख, थोड़ा सा कलर कर दिए। कलर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, किसी तरह से साइडेड कर देंगे, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया दंड आरेख। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा वृत्तीय आरेख। दिए गए आंकड़ों को एक वृत्ताकार आरेख द्वारा कैसे उसको हम ड्रा कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे।
अगला टॉपिक है वृत्तारेख या पाई चार्ट। इसमें क्या होता है कि दिए गए आंकड़ों को हम एक वृत्त में प्रदर्शित करते हैं। चूंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए दिए गए आंकड़ों को हम 360 डिग्री के अनुपात में बांट देते हैं। जिसका जितना अंश आता है उसका उतना ड्रा कर देते हैं और उसको शेडेड कर देते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन है, भोजन पर 440 रुपये, कपड़ों पर 280 रुपये, शिक्षा पर 340 रुपये, मकान के किराए पर 200 रुपये और साबुन और तेल पर 60 रुपये तथा अन्य पर 120 रुपये व्यय हुए। उपयुक्त पैमाना मानकर वृत्ताकार लेखाचित्र खींचिए। उपयुक्त पैमाना मानने का मतलब ये है कि ये जो खर्च के मद हैं, इसको हम अंश में परिवर्तित करें। 360 डिग्री के अनुपात, कोणों के अनुपात में इसको हम विभक्त करें। तो देखिए, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना हो गया? पहले टोटल कुल खर्च निकाल लें। कुल व्यय या कुल खर्च बराबर हो जाएगा 440 प्लस 280 प्लस 340 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 120। जोड़ेंगे कितना आएगा? 0, 2 6 8 4 12 और 20 और 24, 2 हासिल आया, 3 तो 5 3 8 2 10 4 14। ये टोटल खर्च जो है 1440 रुपये आया। अब इस 1440 रुपया जो है ये 360 डिग्री पर विभक्त है। तो 360 डिग्री बराबर, या ऐसे करें, चूंकि 1440 रुपये बराबर कितने डिग्री में बटा हुआ है? 360 डिग्री। तो 1 रुपया, हम ये पता कर लें कि 1 रुपया कितने डिग्री पर होगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 1440, इसको काट देंगे तो यानी कि 1/4 डिग्री। 1 रुपये जो है 1/4 अंश के बराबर होगा। तो अब भोजन पर व्यय, अब ऐसे निकाल लें, भोजन पर व्यय बराबर 1/4 गुणे 440 कर देंगे तो ये अंश में परिवर्तित हो जाएगा, यानी 110 डिग्री। यानी कि भोजन का जो हम कोण बनाएंगे वो 110 डिग्री बनाएंगे। कपड़ों पर व्यय 1/4 गुणे 280, कपड़ों का कितना है? 280 है ना, ये हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 70 डिग्री। फिर उसके बाद है शिक्षा पर व्यय। शिक्षा के बाद मकान किराया, तो मकान किराया के लिए 1/4 गुणे कितना है? 200 है ना, काट देंगे 50 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री। और तेल पर 60 रुपये है, तेल पर व्यय 1/4 गुणे 60 डिग्री, यानी कि काट देंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 15 डिग्री। और 120 रुपये जो है अन्य पर व्यय, तो 1/4 गुणे 120 काट देंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये जोड़ करके एक बार देख लीजिएगा कि ये 360 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके एक बार थोड़ा कहीं पर भी, जैसे ये 5 5 10, 2 7 9 8 17 5 22 23 23 3 26 और 2 1 3, 360 हो गया ना। तो इसका मतलब कि ये अंशों में विभाजन सही हो गया। अब दिए गए आंकड़ों के आधार पर हम इसका वृत्तारेख खींचेंगे। इसको हम एक प्लेन पेपर पर ले लिए हैं
आप चाहें तो उसी लाइनिंग वाले पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने प्लेन पर ले लिया है। तो ये वृत्त का केंद्र, और यहाँ से हम एक कोई भी रेखा, कहीं से भी एक रेखा वृत्त तक खींच लेंगे। ये ए कर देते हैं। पहला है 110 डिग्री। 110 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 100 110 यहाँ आएगा, ये हो गया 110 डिग्री। और ये यहाँ पे 110 लिख दीजिए, और यह है किस पर, भोजन पर, भोजन पर व्यय। सब पर व्यय लिखने की जरूरत नहीं, बस भोजन लिख दीजिए, हो गया। अब उसके बाद कपड़ों पर है 70 डिग्री, यहाँ से 70 डिग्री बना दीजिए। सेवेंटी डिग्री, 50 60 70, यहाँ पर, यहाँ से हो गया ये 70 डिग्री। ये स्ट्रेट 180 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 70 डिग्री, और ये किस पर है, कपड़ों पर। उसके बाद शिक्षा पर व्यय है 85 डिग्री, यहाँ से 85 बना दीजिए। 80 85 ये यहाँ पे आएगा, यहाँ तक। ये है 85 डिग्री, और ये 85 किस पर है, शिक्षा पर। ठीक है। उसके बाद मकान पर है 50 डिग्री। यहाँ है। ये हो गया 50 डिग्री। ये अब 50 डिग्री किसका है, मकान का, मकान किराया, मकान किराया। ठीक है। उसके बाद है 15 डिग्री तेल पर व्यय है। तो 15 डिग्री के लिए हम लोग यहाँ पे कर लें इसको। ये 15 डिग्री। ठीक है। ये 15 डिग्री है किस पर, तेल। और अन्य पर व्यय 30 डिग्री। ये 30 डिग्री लास्ट का नापने की ज़रूरत नहीं है, नापेंगे भी तो 30 डिग्री ही आएगा। ये देख लीजिए। ठीक है। ये 30 डिग्री है। तो ये हो गया पूरा वृत्तारेख। इसी को वृत्तारेख करेंगे। अब आप चाहें तो इसमें चाहे शेडेड कर दीजिए या कलर कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा। नहीं कुछ करना है मत करिए, एकदम ऐसे छोड़ दीजिए। ये हो गया, बस ये है वृत्तारेख।